नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के द्वारा दिया गया है। भारत द्वारा आयोजित ये दूसरा वायस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन है। ये भारत द्वारा आयोजित है, दूसरा है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित है। इसका नाम है वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी सम्मेलन। इसमें 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा जो इजराइल पर अटैक किया गया था, इस आयोजन में उसकी निंदा की गई है। तो आइए जानते हैं जो ग्लोबल साउथ है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। यहाँ पर ये लाइनिंग देखिए, यहाँ पर खासकर जो साउथ के देश हैं, साउथ गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं लगभग, जिसे खासकर विकासशील देश या फिर इसे कहा जाता है कम विकसित देशों का एक लाइनिंग खींचकर एक घेरा बनाया गया है, जिसे ग्लोबल साउथ के देश कहा जाता है। इसमें सम्मेलन में हुआ क्या था? भारत के द्वारा जो शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री ने दक्षिण में एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी अनावरण किया गया था। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और ग्लोबल साउथ के लिए 5C फार्मूले का आह्वान किया गया एडॉप्ट करने के लिए। 5C का मतलब क्या होता है? पहले C इसका मतलब होता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब कि परामर्श करना। फिर उसके बाद दूसरा है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि सहयोग करना। उसके बाद तीसरा C है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। अब फिर उसको बाद 4C इसका मतलब हो जाएगा क्रिएटिविटीज। अब फिर उसके बाद 5C, पांचवें C का मतलब हो जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 5C का फार्मूला दिया गया है कि ग्लोबल साउथ के देश इकट्ठा होंगे, इस 5C के फार्मूले के आधार पर एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट आया 1980 की एक ब्रांड रिपोर्ट पब्लिश की गई, उससे इसका कंसेप्ट आया ग्लोबल साउथ का। इसमें अक्सर जो विकासशील देश हैं या कम विकसित देश हैं या फिर अविकसित देश हैं, इन देशों को इकट्ठा उसमें शामिल किया गया है। अब भारत के द्वारा जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए क्या पहल की गई है? उसके लिए भारत जब G20 का मीटिंग होस्ट कर रहा था, तो इसमें अफ्रीकी संघ को इनवाइट किया गया। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो ग्लोबल साउथ को कनेक्ट करता है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के द्वारा, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, एक महाऋषि जैसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल भारत के द्वारा किया गया है। ये सब सारी चीज़ ग्लोबल साउथ के देशों को कनेक्ट करने के लिए भारत के द्वारा ये सब पहल स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नाइट्रोजन 9 के बारे में दिया। वैज्ञानिकों द्वारा नाइट्रोजन 9 का एक मतलब खास तौर के जो आइसोटोप है उसका खोज किया है। तो आइसोटोप होता क्या है? जिसे हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। इसमें होता क्या है? जैसे कि प्रोटॉन, जैसे आम रासायनिक तत्व होते हैं तो उसमें प्रोटॉन, जैसे कि नाइट्रोजन 14 हो गया, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। वहीं जो N90 है, इसमें जो खोज किया गया है नाइट्रोजन 9 का, इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, अनइक्वल है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो ये हो गया आइसोटोप। तो एक और एग्जांपल देखते हैं आइसोटोप का। जैसे इसमें कहा जाता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो उसे बोलते हैं आइसोटोप या समस्थानिक। एक और है, जैसे कि कार्बन 12 है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। और कार्बन 14 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। या फिर इसकी संख्या अधिक होती है, 14 नहीं 8 होगा। फिर इसकी संख्या डिफरेंस होगी, इसकी संख्या कम होगी, तो इसे बोलते हैं आइसोटोप या समस्थानिक बोलते हैं। तो यही हुआ है। जो नाइट्रोजन 7 है तो उसमें जो नाइट्रोजन 9 है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट है। इसमें 7 प्रोटॉन है और इसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? केवल 2। तो जो नाइट्रोजन 9 है ये स्टेबल नहीं होगा, यह अनस्टेबल होगा। अगर स्टेबल कब होता है? जब इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हो दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, तब ये स्टेबल होगा, स्थायी होगा। या अस्थायी है यानी कि अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। प्रोटॉनों की संख्या 7 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये इसकी खासियत या गुण है जो नाइट्रोजन 9 का डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट, म्यांमार के बारे में दिया है। म्यांमार चर्चा में क्यों है? यहाँ पर देखिए, ये जो कलरफुल एरिया है ये म्यांमार की एरिया है। भारत का ये बॉर्डर है मिजोरम, ये मिजोरम है। और भी भारत का मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्ट है किससे? म्यांमार से। तो इसका है चिन प्रांत या चिन स्टेट्स बोलते हैं। किसका? म्यांमार का।
यहीं पर विद्रोही आक्रमण हुआ है। यहाँ जो म्यांमार में इस समय 2021 से ही सैन्य शासन लागू हुआ है। तो यहाँ के जो गुट हैं, वहाँ पर जो जनजातीय समुदाय रहते हैं चिन स्टेट में, इनके द्वारा जो सैनिक हैं म्यांमार के, उस पर अटैक किया गया। तो म्यांमार के जो सैनिक हैं उनके द्वारा जब दोबारा हेलीकॉप्टर्स पैड से अटैक किया गया तो ये लोग भागकर मिजोरम में पहुंच गए, क्योंकि मिजोरम से भाई का संबंध इन लोगों से रहता है जो म्यांमार के बॉर्डर एरिया पर है। और म्यांमार और मिजोरम और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, इस बॉर्डर पर कुछ एरिया खुला है, 25 किलोमीटर तक एरिया खुला है कि बिना वीजा का यहाँ पर चीन स्टेट्स के लोग, म्यांमार के लोग मिजोरम में ट्रैवल कर सकते हैं। मिजोरम के लोग 25 किलोमीटर तक यहाँ पर बिना वीजा का अपना आवागमन, व्यापार सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जनजातीय समानता है इस वजह से। तो हाल ही में इस पर क्या हुआ है, विवाद हुआ है दोनों के बीच में। तो ये था म्यांमार के बारे में। और म्यांमार के बारे में थोड़ा और डिटेल की बात की जाए तो इसे बर्मा, पूर्व में इसे बर्मा कहा जाता था। इसका नाम पहले बर्मा था, बाद में इसका म्यांमार नाम रख दिया गया। अगर इसकी बॉर्डर्स की बात किया जाए तो बॉर्डर इससे भारत से शेयर करता ही है भारत, नीचे है बांग्लादेश, फिर उसके बाद ऊपर चीन है, चीन से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद ये लाओस हो गया, फिर उसके बाद ये चीन यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद ये बॉर्डर शेयर करता है, वियतनाम से बॉर्डर शेयर करता है, लाओस से बॉर्डर शेयर करता है, और ये थाईलैंड से, इन सब कंट्रियों से ये बॉर्डर लगा हुआ है। यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। यांगून, जिसे पूर्व में रंगून बोला जाता है, देश का सबसे बड़ा शहर है। जो इसका रंगून शहर है देश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर व्हाइट पैगोडा भी मिलता है। यहाँ पर व्हाइट पैगोडा मतलब कि श्वेत पैगोडा। ये श्वेत पैगोडा है क्या है, ये 6वीं शताब्दी का है, ध्यान रखिएगा, ये 6वीं शताब्दी का है, जिसमें जो बुद्ध जी हैं, जिसे कहते हैं बौद्धों का अवशेष रखा हुआ है। जो व्हाइट पैगोडा है कहाँ पर है, म्यांमार में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राइवेट आरक्षण यानी निजी स्थानीय आरक्षण के बारे में दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2020 का जो हरियाणा सरकार के कानून को अमान्य घोषित कर दिया है। जो हरियाणा सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था 2020 में, कि जो हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरियां हैं, जो जॉब है, 75% हरियाणा के लोगों के लिए उन्होंने आरक्षित कर दिया। तो पंजाब और हरियाणा की जो उच्च न्यायालय है उसने ये जो कानून है हरियाणा सरकार का, उसे अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये अमान्य है। तो सबसे पहले जाते हैं स्थानीय आरक्षण होता क्या है। स्थानीय आरक्षण आमतौर पर एक पॉलिसी होती है या कानून को संदर्भित करता है जो उन व्यक्तियों के लिए नौकरियों या अवसरों या लाभों को एक निश्चित प्रतिशत के रूप में रिजर्व कर देता है कि स्थानीय लोग के लिए, जैसे हरियाणा के द्वारा किया गया कि 75% जो जॉब हैं प्राइवेट सेक्टर की भी, वो हरियाणा के लोगों के लिए, केवल 25% बाहरी लोगों को रख सकते हैं। तो ये किस आधार पर इसको हटाया गया है, क्योंकि जो कानून में क्या था, कानून में यह था कि 10 या इससे अधिक जो भी कर्मचारी वाला संस्था है या कंपनी है, वो कम से कम 75% लोगों को, 75% स्थानीय लोगों को जॉब पर रखेंगे, यानी हरियाणा के लोगों को रखेंगे। और उन्होंने सैलरी कितना निर्धारित किया, 30,000 प्रति महीना, 30,000 रुपये प्रति महीना का सैलरी निर्धारित किया कि इतना सैलरी देना ही है, हरियाणा के लोगों को रखना है। 10 या उससे बड़ी कंपनी, 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों की संस्था है तो ये उसका जो नियोक्ता को, पात्र कर्मचारियों को श्रम विभाग का जो पोर्टल है वहाँ पर पंजीकरण के आधार पर इसे लागू करना था हरियाणा के अंदर। इसी तरह के जो कानून है आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। लेकिन अभी जो हरियाणा का कानून है उसे जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है उसे अमान्य घोषित कर दिया। तो कहा क्या गया कोर्ट के द्वारा, जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है, क्योंकि जो अनुच्छेद 16 है ये कहता है कि जो सार्वजनिक जॉब है, जो सरकारी कंपनी हो गई या सरकारी संस्था हो गई, उसके द्वारा जो जॉब है, इसमें किसी स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। फिर हरियाणा ने अनुच्छेद 16(4) के तहत अधिकार का दावा किया, लेकिन अदालत ने इसे असंवैधानिक माना। तो अनुच्छेद जो 16(4) क्या है, ये कहता है कि राज्य अपने लोगों को जॉब दे सकती है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी बताया है, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि 19 क्या है कि किसी व्यक्ति को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, ट्रैवल करने और उनकी जो स्वतंत्रता है उसको बाधित कर रहा है ये कानून, इसका भी उल्लंघन हो रहा है। ये सब था, इसी के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा एक कानून को रद्द कर दिया गया है। कुछ और भी संवैधानिक प्रावधान है जो भारत के संविधान ने कई प्रावधानों के माध्यम से भारत के भीतर जो आवाजाही है उसके परिणाम स्वरूप
जो रोजगार की स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देता है। जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है कि जन्म स्थान का परवाह किए बिना आपको आपके कानून के समक्ष समानता रखना होगा। सभी के लिए जो कानून है वो बराबर होनी चाहिए। और वहीं जो आर्टिकल 15 है ये क्या कहता है? कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अदर स्टेट का व्यक्ति अगर हरियाणा में जा रहा है तो अगर आप उसे नौकरी नहीं देते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। वहीं जो आर्टिकल 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक मतलब कि जैसे कि सरकारी नौकरी में आप जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये भी आपको गारंटी देता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं या घूम सकते हैं। ये था उसके बारे में। चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में दिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा चिकनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दे दी है कि मतलब कि इस टीके को अमेरिका के अंदर लगाया जा सकता है। तो विश्व का पहला टीका है क्या? यूरोपीय वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है वल्नेवा, इसके द्वारा विकसित किया गया है इक्सिक। इस टीके का नाम है इक्सिक या और भी प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है। नामक एक सफल वैक्सीन बनाई है जो चिकनगुनिया वायरस से बचाव में एक बड़ा इफेक्टिव वैक्सीन है। इस वैक्सीन की विशेषता क्या है? इसे मांसपेशियों में मतलब कहीं भी हाथ पैर या तो फिर कहीं भी इसे इंजेक्शन के द्वारा लगाया जा सकता है। यह केवल एक बार लगाया जाता है, 1 इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जिसकी भी उम्र 18 साल हो गई है या इससे अधिक उम्र हो गई है उसे चिकनगुनिया का जो ये वैक्सीन है इक्सिक, जो विश्व का पहला चिकनगुनिया का वैक्सीन है, इसे आसानी से लगाया जा सकता है। अभी क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन है इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कहाँ? अमेरिका के अंतर्गत। इसे बनाया किसका है? एक यूरोपीय कंपनी वल्नेवा, इसके द्वारा बनाया गया है। आइए चिकनगुनिया के बारे में जानते हैं। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जिसकी पहचान पहली बार 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में भी दक्षिणी तंजानिया में। दक्षिणी तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है तंजानिया। दक्षिणी तंजानिया में इसकी पहचान हुई थी। यह एक राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि जो आरएनए है इससे संबंधित वायरस है, जिसको बताया जाता है कि ये टोगा विरिडे फैमिली या अल्फा वायरस जीनस से संबंधित है। इसके लक्षण क्या है? चिकनगुनिया के लक्षण है कि आपको बुखार रहेगा, प्लस उसके बाद आपको ज्वाइंट पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जैसे घुटना हो गया, कलाई हो गया, फिर पैर का जो ज्वाइंट हो गया उसके अंदर आपको तेज से दर्द होता है। अक्सर ये आपको दुर्बल कर देता है। डेंगू और जीका वायरस जो होता है उसी के लक्षण के समान इसके भी लक्षण होते हैं, इसलिए इसमें भेदभाव मतलब कि इसका जो विभेदन है वो भी करना मुश्किल होता है। लोग गलत तरीके से इसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। डेंगू जीका वायरस में जो दवा का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर देते हैं। चिकनगुनिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चिकनगुनिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी एक भाषा है जिसका नाम है कीमाकुंडे भाषा। इस भाषा का शब्द है चिकनगुनिया। यह तंजानिया मोजाम्बिक में कुछ निर्याती समूह है जिनका नाम है माकोंडे। तो माकोंडे लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती है कीमाकुंडे भाषा है जिसका नाम है चिकनगुनिया। इसी भाषा से चिकनगुनिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये था। जोड़ों के दर्द के लिए जाना जाता है, बुखार होता है तेज। तो इसके संक्रमण का कारण जानते हैं। जो संक्रमित मादा मच्छर है अगर वो मनुष्यों को काटता है तो वो मनुष्यों के अंदर ये चिकनगुनिया बुखार फैल जाता है। इस मच्छर का नाम है आमतौर पर एजिड एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये मच्छर 2 मच्छरों की प्रजातियां हैं। यही दोनों मच्छर डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डेंगू और अन्य जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं इन्हीं मच्छरों के काटने से होती है। ये मादा मच्छर होते हैं। ये दिन के उजाले में काटते हैं, खास करके सुबह और दोपहर के समय ये बहुत तेज काटती हैं। अगर इस समय किसी को काट लिए तो उसके अंदर डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारी उनके अंदर फैल जाएगी। WHO के अनुसार यह अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में प्रचलित हो गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसके छिटपुट प्रकोप की ही सूचना मिली है। तो यह था चिकनगुनिया बुखार के मामले में। चिकनगुनिया का कोई प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन आप इसमें बुखार की दवा खा सकते हैं, दर्द की दवा खा सकते हैं। उसके साथ जो भी आपको लिक्विड है, तरल पदार्थ है, वो आप लेते रहिए और उसके साथ साथ आपको रेस्ट की आवश्यकता है जिससे आपको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई जयंती के बारे में दिया है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति की वीरता का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती 19 नवंबर को उनकी जयंती मनाया गया था। ये 19 नवंबर 1828 के बनारस यानी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में।
इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नारी शक्ति वीरता के प्रतीक इन्होंने बताया पीएम मोदी के द्वारा, तो इसलिए चर्चा में आ गया। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है, इनका नाम था मणिकर्णिका, इनका नाम मणिकर्णिका था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर योद्धाओं में से ये एक भी थी। इनका जन्म था मराठा शासित रियासत झांसी में इनका शादी हुआ था। किसके द्वारा? 14 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। मणिकर्णिका के विवाह झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव नेवालकर के से इनकी शादी हुई थी। उसके बाद मणिकर्णिका झांसी की लक्ष्मीबाई बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, 3 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने गंगाधर राव के परिवार से ही एक बेटे को, जिसका नाम था दामोदर राव, उसको गोद ले लिया। तो अंग्रेज उस समय 1853 में झांसी के महाराजा की मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी का उस समय शासन था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये व्यापकता का सिद्धांत क्या था? कह रहा था कि अगर किसी भी रियासत में अगर किसी भी राजा को अगर उसका जैविक पुत्र नहीं होता है, अगर कोई भी दत्तक या गोद लिया हुआ पुत्र है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी और उसका जो राज्य है वो कंपनी में विलय कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो इसी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, भारतीय विद्रोह की जो प्रमुख व्यक्तियों में से रानी लक्ष्मीबाई भी है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। 17 जून 1958 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो 17 जून 1858 में इनका मृत्यु हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अपनी पहला जो महिला इकाई बनाई थी, महिला रेजिमेंट बनाई थी, तो उस महिला रेजिमेंट का नाम रखा गया इन्हीं के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था 1983 में, जो सुभाष चंद्र बोस ने बटालियन बनाई थी। ये थी रानी लक्ष्मीबाई में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।